जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है 12 जुलाई सन 1913 में छत्रपति साहूजी महाराज ने अंतरजातीय विवाह कानून पास किया था। साथियों, 2013 और 1913 के बीच में 100 वर्षों का समय, आज 2021 है। तो इन 100 वर्षों में जो भारतीय समाज व्यवस्था में जो एक तरह का जो चेंजिंग आया, जो लोगों की मानसिकता में बदलाव आया, तो वो इतना बदलाव नहीं आया जितना उस समय छत्रपति साहू जी महाराज सोचते थे। तो जो आज का जो डिस्कशन का विषय है वो इस बात को लेकर के है कि जो है कि उस 1913 के समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस समय की जो राज व्यवस्था थी, तो उस राज व्यवस्था को संभालने वाले छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 26 जुलाई 1902 को जो है इस दबे कुचले वंचित समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए 50% का प्रतिनिधित्व अपने शासन प्रशासन में दिया था। और इसी तरह से विधवा विवाह, पुनर्विवाह, बहुत सारे कानून उन्होंने पास किए थे ताकि समाज को ठीक तरीके से रेगुलेट किया जा सके। तो आज का विषय यह है कि 12 जुलाई सन 1913 को लोक राजा उनको इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जन जन के अंतर मन को झकझोर करके जो है उनके दबे कुचले लोगों के बीच में जा करके उनको जो है उनका मनोबल बढ़ा करके उनको एक तरह से जो है सम्मान की जिंदगी दिलाने का काम किया था, इसलिए उनको लोक राजा कहते हैं। वो राजा ही नहीं थे, वो एक तरह से जो है एक ऐसे पुरुष थे जो एकदम समाज की पीड़ा को जानते थे। तो उन्होंने जो है 12 जुलाई 1913 को जो है अंतरजातीय विवाह कानून पास किया था। और वो कानून का क्या उद्देश्य था और आज का जो समय है, आज के संदर्भों को रेखांकित करते हुए आज हमें डिस्कशन करना है। और हमारे बीच में आदरणीय के कमल किशोर कठेरिया जी हैं, जो XIRS हैं और एक तरह से बहुत ही बहुजन चिंतक है, सामाजिक विश्लेषक है। और आप मूल निवासी विचार मंच के संस्थापक भी हैं और बहुत ही सामाजिक संगठनों से आप जुड़े हुए हैं और लगातार समाज में दबे कुचले लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम करते रहते हैं। उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर के पटेल जी, जो PG कॉलेज गाजीपुर में एग्रीकल्चर फैकल्टी में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप भी सामाजिक कार्यों में आपकी गहरी रुचि है। मैं सबसे पहले आज के इस विषय पर आदरणीय कमल किशोर कठेरिया जी से परिचय के तौर पर कि ये अंतरजातीय कानून पास करने का उनका क्या उद्देश्य था, इस पर मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। जी सर। सभी साथियों को जय भीम। देखिए, साहू महाराज ने जो अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता दी, उसके पीछे उनकी ये सोच थी कि जो जातिवादी भेद है, जाति व्यवस्था पर आधारित विभिन्न जातियों के बीच जो भेद है, उस भेद को समाप्त करने के लिए जाति को खत्म करना आवश्यक है। और जाति को खत्म तो इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, लेकिन जाति को कमजोर अवश्य किया जा सकता है। और कमजोर करने के लिए साहू महाराज को यही लगा कि जब तक अंतर जाति विवाह नहीं होंगे तब तक जाति कमजोर नहीं होगी। तो इसलिए जाति को कमजोर करने के लिए और समाज से जातिवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने ये अंतर जाति विवाह को कानूनी रूप दिया। और इसके लिए उन्होंने खुद अपनी चचेरी बहन की शादी भी अंतरजातीय विवाह के आधार पर करी, धनगर समाज में करी। तो उन्होंने अपने परिवार से भी इस बात का प्रारंभ किया। और जाति व्यवस्था के वो कटु आलोचक थे और उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे संस्मरण मिलते हैं जब उन्होंने जाति को तोड़ने का काम किया, यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी जाति के आधार पर अपमान झेला। इस तरह के बहुत सारे संस्करण उदाहरण मिलते हैं उनके जीवन के। तो उनका उद्देश्य यही था कि जाति को कमजोर करना, या कम से कम खत्म नहीं कर सकते तो जाति का अस्तित्व इतना कमजोर हो जाए कि जात के आधार पर लोग एक दूसरे से भेदभाव करना भूल जाए। इसीलिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह को कानूनी रूप दिया। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जाति खत्म भले ही ना हो लेकिन कम से कम उसका अस्तित्व कुछ कमजोर हो, इस हैसियत से उन्होंने इस कानून को पास किया था। क्योंकि उस जमाने की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था से जो है जिसमें अनटचेबल्स थे, अछूत थे, अछूतों को जो है बहुत, जिन्हें अनसीएबल, अनसेडोबल, अनटचेबल, कई कैटेगरी बनाई जाती, जिन्हें देखना मना था, जिनकी परछाई से छूट लगती थी। उस जमाने के, जिस जमाने में छत्रपति साहू जी महाराज राजा थे, और उसके साथ साथ अनटचेबल जिनको छूने से चोट लगती है, बहुत कई कैटेगरी के लोग कहे जाते हैं। अब सोचिए, किसी को देखने मात्र से ही जो है नरक का रास्ता खुलता है, छूने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे जो परछाई से भी कहीं ऐसा ना होता, आदमी देखने मात्र से कहीं परछाई से छूट लगती है, तो उस कंडीशन में जो है
आदमी का रहना किस तरह से था। ये तो अनटचेबल्स लोगों की बात है जो वर्णवाही है, जिन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर कहा जाता है। और कुछ वर्ण व्यवस्था के अंदर जो शूद्र वर्ण था, जो चौथा वर्ण था, जिसके जिम्मे सेवा करने का काम था तीनों वर्णों का, उस जाति के व्यक्ति के लिए भी इस तरह के घोर बहुत सारे जो है जातीय निर्योग्यताएं थी। और वही अगर हम पीछे इतिहास की बात करें तो अंग्रेजों ने 1850 में जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम भी पारित किया था। और वो उसका मकसद ये था कि जातियों के ऊपर जो निर्योग्यताएं लगी हुई है, यानी अंग्रेजी में उसको कहते हैं कास्ट डिसएबिलिटी रिमूवल एक्ट, 1850 में उन्होंने पास किया था। 57 में स्वतंत्रता संग्राम हो गया, तब अंग्रेजों के ने उसको एक तरह से जो पेंडिंग में रख दिया, क्योंकि वो उस समय जो पास किया था, वो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि इन लोगों ने समझा कि जब जातीय निर्योग्यताएं समाप्त हो जाएगी, जिनको हमारे पूर्वजों ने नीच अछूत और पता नहीं क्या क्या बना के रखा था, आज वो हमारी बराबरी में बैठेंगे और बराबरी में बैठ करके हमारे ऊपर बैठ करके कहेंगे हम भी ज्ञाता है, तो ऐसा तो होगा नहीं अंग्रेजों, हम तुम्हें इस देश में नहीं रहने देंगे। तो वही एक तरह से ये भी कारण बना आजादी के आंदोलन का, क्योंकि यहाँ संदर्भ वो नहीं है, क्योंकि ये है कि अंतर जातीय विवाह कानून का संबंध, और जो है जिस जातीय विवाह कानून के संबंध जो है कास्ट डिसएबिलिटी रिमूवल एक्ट से भी है। क्योंकि वर्तमान में जो रेस्टिट्यूशन है, वर्तमान में जो सेक्शन 9 है हिंदू विवाह का, हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 9 है, जिसे रेस्टिट्यूशन कहते हैं, पति पत्नी के संबंधों की प्रस्थापना किया जाता है, उसमें कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट का चर्चा किया गया, क्योंकि उसमें उसकी जाति और जो है मतलब महिला और पुरुष की दोनों की जातियों का एक संबंध बनाया जाता है, तो उसका जिक्र आज भी है हमारा जो लॉ है इसमें। तो यह जो अंतर्जातीय विवाह कानून था, कहीं ना कहीं वहां से लेकर के यहाँ तक कि राजाओं के बीच में भी ये बातें होती थी, उनको भी सामाजिक असमानता का घोर अपमान झेलना पड़ा है। छत्रपति साहू जी महाराज ने भी अपने जीवन में बिल्कुल झेला है इस चीज को। तो वहीं पर हमने उनके उस दर्शन को पकड़ने का प्रयास किया, क्योंकि जो आज इस जाति व्यवस्था की जो कड़वी सच्चाई है आज हमारे सामने है। आज भी कहीं किसी दूल्हे को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उनके बगल से नहीं जाया जाता, ये उनका टोला है, ये उनका टोला है, ये चमरोटा का टोला है, ये बिंदो का टोला है, ये पता नहीं कहाँ स्थानों के नाम भी बने हुए हैं। तो मतलब जाति व्यवस्था इतनी जटिल व्यवस्था है, तो वहां पर अंतर जातीय विवाह कानून था। बाबा साहब ने भी सविता अम्बेडकर से जो ब्राह्मणी थी उससे शादी किया था। मतलब ऐसे भी देखते, तो उसी के तारतम्य को देखते हुए आज का विश्लेषण करें। पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज का जो डिस्कशन है अंतर जातीय विवाह जो उस समय उन्होंने पास किया था, उससे लेकर के आज के संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उस पर अपना एक विचार जी। आपने आज के महत्वपूर्ण विषय पर हमें आमंत्रित किया। साथ में आप जो आज हमारे साथ बुद्धिजीवी कमल कठेरिया जी बैठे हुए हैं, उनको भी नमन करते हुए मैं उनकी ही बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही जो है बेसिक बात बताई कि अंतरजातीय विवाह के पीछे का जो मर्म था, वो जातीय व्यवस्था जो बहुत ही मजबूती से जकड़ी हुई थी, उसको कहीं ना कहीं कम करना था। उसको कहीं उनके मन में जो है जातीय व्यवस्था के कारण जो पीड़ा थी, जो उनको जीवन के हर मोड़ पर जाति व्यवस्था के कारण अपमान का घूंट पीना पड़ा था, उस घूंट को जो है कम करने के लिए जो है उन्होंने अंतरजातीय व्यवस्था को जो है अंतरजातीय व्यवस्था लागू किया था। जैसे कि एक जो है क्या कहते हैं और उनके जीवन में घटना घटी थी जब उनकी माता जी का देहांत हो जाता है 1902 में। जो गोद लेने वाली माता जी हैं, उनका देहांत हो जाता है 1902 में। तो उनके जो पोषकों के द्वारा जब शमशान पर उनको वेदों के द्वारा जो है तो उनको दफनाने से मना कर दिया, दाह संस्कार करने से उनको मना कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि ये शूद्र महिला हैं, इसलिए इनका जो है वेद शास्त्रों के हिसाब से दाह संस्कार नहीं हो सकता है। तो उस समय भी शासक होते हुए भी छत्रपति साहू जी महाराज विष का घूंट पी करके रह जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ से रह जाते हैं और वो अपमान सह करके रह जाते हैं। तब उनको लगता है कि कहीं न कहीं जातीय व्यवस्था हमारे देश के विकास में आड़े आ रही है और छुआछूत और जाति व्यवस्था को बिना खत्म किए हम देश
का विकास नहीं कर सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंतरजातीय व्यवस्था की शुरुआत की, अंतरजातीय व्यवस्था की नींव रखी। जैसे कि समाज में और भी बहुत सारे जो है बहुत सारी जो है कुरीतियां थी, बहुत सारी विशाल जो है वहां पर जो है परंपराएं थी, उनको कम करने के लिए उन्होंने समय समय पर कदम उठाए। उसी तरह से ये अंतरजातीय जो शादी की व्यवस्था थी उन्होंने लागू किया और काफी हद तक ये कामयाब भी रहा। और क्या कहते हैं इस जो जाति व्यवस्था को कम करने में काफी मदद मिली। डॉक्टर जीत सिंह सर, यू। जी, बिल्कुल सही कहा आपने जो है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जटिल समस्या थी उनको, बहुत सारे उनके साथ घटनाएँ हुई हैं, उन्होंने इसे प्रेरित होकर के इसे किया। तो सर कठेरिया साहब, आज के हाँ वर्तमान जी। संदर्भों को देखते हुए इस पर आप जो है अपना विचार दें। जी। देखिए, जैसे जो परिस्थितियां साहू महाराज के समय थी, और जिस तरीके से उन्होंने क्रांतिकारी कार्य किए थे, एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह का बिगुल उस जमाने में बजाया था, वो आज तक उतनी हिम्मत किसी भी शासक में नहीं हो पाई, किसी राजनेता में नहीं हो पाई। जैसा कि अभी हमारे पटेल जी ने बताया कि उनको जिंदगी में कई बार अपमान झेलना पड़ा था। तो आप देखिए कि उसमें एक बहुत बड़ी एक घटना है जिसकी अक्सर लोग चर्चा करते हैं। वो था कि तमाम कर्मकांडों के समय पर जो है राजपुरोहित मंत्र पढ़ा करता था। ऐसे ही एक कर्मकांड था, कोई धार्मिक कार्य था, अनुष्ठान था, जिसमें वो नदी में नहा रहे थे और नदी में नहाते समय राजपुरोहित मंत्र पढ़ता था। तो जब उन्होंने बाहर निकलकर पूछा कि मैंने जब डुबकी लगाई तुम वेद के मंत्र पढ़ते हो, कौन से वेद के हैं? तो उसने कहा कि मैं वेद के मंत्र नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि दूसरे धर्मशास्त्र हैं उनके मंत्र पढ़ता हूँ। तो उन्होंने पूछा क्यों ऐसा करते हो? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आप राजा भले ही हो लेकिन आप शूद्र हो, शूद्र के सामने वेद मंत्र नहीं पढ़े जा सकते हैं। इस पर उन्होंने बहुत बहस हो गई, उन्होंने कहा मैं दोबारा जा रहा हूँ, वेद मंत्र पढ़ो। फिर भी उसने मना कर दिया, तो उन्होंने राजपुरोहित को पद से हटा दिया। राजपुरोहित अदालत में चला गया, ब्रिटिश अदालत चला गया, और आप देखिए कि उस राजपुरोहित का केस बाल गंगाधर तिलक ने लड़ा था। तो ये उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक राजा होते हुए उनको इस तरीके का अपमान झेलना पड़ा। और लेकिन वो एक मामूली राजा नहीं थे, और ऐसा नहीं कह सकते कि उनके अंदर अगर विद्रोह की भावना आई तो ये इस एक दो घटनाओं की वजह से आ गई। उनके खून में कहीं ना कहीं ये इंसानियत की भावना थी कि हर इंसान समान होता है, उसके अंदर भेदभाव उसके बीच में नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने तमाम ऐसे काम किए, वरना एक आध घटना का प्रत्युत्तर देके वो चुपचाप बैठ जाते। उन्होंने ब्राह्मण पुरोहित की जगह मराठा पुरोहित नियुक्त करने शुरू किए, उनको प्रशिक्षण देकर शुरू किए, और उसके उनका काफी विरोध भी हुआ। उन्होंने जो छुआछूत थी, जो आज भी बहुत जगह चल रही है, आप जैसे कि अभी आपने कहा कि घोड़ी पर अभी भी चढ़ने नहीं दिया जाता है। कासगंज का एक मामला अभी कुछ दिन 1-2 साल पहले का, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसको पुलिस के पहरे में दलित दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने की परमिशन मिली थी। तो उस समय आप सोच सकते हैं कितना हालत खराब रही होगी, लेकिन साहू महाराज ने सार्वजनिक स्थलों पर जात के आधार पर छुआछूत भेदभाव को पर पाबंदी लगा दी थी। इसी प्रकार एक और उनका उदाहरण है जिसको कि मैं बताना चाहूंगा वर्तमान संदर्भ में जाने से पहले, कि उनके यहाँ एक नौकर था, उनका जो साइज का काम करता, घुड़साला में काम करता था, गंगाधर कांबले। गंगाधर कांबले को वो बहुत मानते थे, प्यार करते थे। और एक बार जब वो बाहर गए हुए थे तो गंगाधर कांबले ने एक घड़े का पानी छू लिया था, जिसका कि दूसरे लोग भी पीते थे। तो उस पर दूसरे लोगों ने उसकी बहुत पिटाई कर दी बुरी तरह। और जब साहू महाराज लौट कर आए, उनको पता चला, तो गंगाधर को बुलाया, उसने अपनी पीठ दिखाई, तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने दूसरे जो कर्मचारी थे उनको बुला के अपने चाबुक से उस सबके सामने वही मारा। और गंगाधर को बाद में कहा कि तुमको मैं पैसा दे रहा हूं, तुम जाके अपना कोई और काम करो। तो उसने एक सतशोधक नाम से एक चाय की दुकान खोली, लेकिन उसने कहा कि मैं और तो कुछ काम नहीं कर सकता, यही करता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ पिएगा कौन? तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारे यहाँ कोई नहीं पिएगा। हम सोच सकते हैं उस जमाने का कितना कैसा सामाजिक वातावरण होगा कि साहू महाराज खुद अपनी बुद्धि से वहां पे गए,
और वहां पर चाय पीने के लिए। और वो और जब पूरे समाज को पता चला तो वहां लोग इकट्ठे हो गए, और उन्होंने एक ही दिन का नहीं काम था, अक्सर वहां जाते थे और जोर से चिल्ला के बोलते थे, गंगाधर चाय लेके आओ। और फिर वो खुद चाय पीते थे और अपने साथियों, जितने भी उनके साथ कर्मचारी रहते थे, राजा थे महाराजा थे, तो उनके साथ पूरा दल रहता था, सबको चाय पीने के लिए व्यवस्था करते थे। फिर उन्होंने एक रजिस्टर वहां से खुलवाया और कहा कि जो लोग चाय पीने आए, उन्होंने पब्लिक को भी समझाने का प्रयास किया कि भाई आप सब लोग जाओ, इंसानियत के बारे के दर्जे से सोचो, मानवता के आधार पे सोचो, और गंगाधर के यहाँ चाय पियो। गंगाधर के यहाँ चाय पियोगे तो मुझे विश्वास होगा कि जो मैं कह रहा हूँ आप मानते हो। गंगाधर के यहाँ रजिस्टर रखवाया कि जो लोग भी इस तरह के लोग आए तथाकथित उच्च जातियों के, उनके आप नाम और लिखो, उनका पता लिखो। तो ये उन्होंने जो कार्य किया, अब ऐसे ही आप देखिए 1902 में उन्होंने आरक्षण लागू किया दलित और पिछड़ों के लिए। तो दलित समाज को तो मिल गया, लेकिन पिछड़े समाज को वो आरक्षण जो है 1992 में मिला। और एक तरीके से कह सकते हैं पिछड़े समाज को आरक्षण जो साहू महाराज ने आरक्षण लागू किया था वो 90 साल बाद मिला। उसमें भी बाद में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 1995 में जो इंदिरा साहनी केस में उसका जजमेंट आया, 1992 में जो जजमेंट आया तब मिल पाया था जाके। और उस पर तमाम किंतु परंतु लगा दिए गए। क्रीमी लेयर का मुद्दा का भी एक लगा दिया गया, एक बंधन लगा दिया गया, जिससे कि संपन्न जो क्या नाम पिछड़े हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठ पाए। जहां तक अंतरजातीय विवाह का सवाल है, तो आज भी अंतरजातीय विवाह पर का प्रोत्साहन दिया जा रहा है विभिन्न सरकारों द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा भी दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश सरकार है, तमाम सरकारें हैं। 50,000 से 5-5 लाख रुपए तक के उनको प्रोत्साहन राशि मिलती है। लेकिन ऐसे केस होते नहीं है, क्योंकि कोई भी जो शादी का मामला ऐसा होता है जिंदगी में एक बार होता है, और उसमें तमाम सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं, अपने परिवार की मान्यताएं, बड़ों की जो मान्यताएं, वो सब व्यक्ति को माननी पड़ती हैं। तो वो 50,000 5 लाख के आधार पर तो कोई शादी करता नहीं, इसलिए ये सारे प्रयास फेल हो रहे हैं। और इन चीजों का के कारण है, ये क्यों ये फेल हो रहे हैं, इनके बारे में ये बाबा साहब अम्बेडकर को भी मालूम था जब उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी थी। लिखी क्या थी? जात पात तोड़क मंडल जो है, उसने वहां पर एक कार्यक्रम रखा था लाहौर में, जात पात तोड़क मंडल का, जिसमें कि बाबा साहब अम्बेडकर को उसकी अध्यक्षता करनी थी। उन्होंने उनसे बाद में उनके भाषण की प्रति मंगवाई, जिससे कि वो छपवा सके। शायद हो सकता है उनको डाउट रहा हो, कि संदेह रहा हो कि बाबा साहब क्या बोल देंगे, कुछ ना कुछ बहाना करके बनवाया। बाबा साहब ने उनकी बातें सब उनको अच्छी लगी, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने धर्म शास्त्रों के बारे में लिखा तो वो उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आप ये अपने कुछ ये हिस्सा, लास्ट का हिस्सा हटा दीजिए, लेकिन बाबा साहब तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने वो अधिवेशन ही समाप्त कर दिया। तब बाबा साहब ने वो किताब छपवाई थी। उस जात पात तोड़क मंडल के जो सचिव थे संतराम बीए, प्रजापति समाज के थे, वो काफी कुछ बाबा साहब से सहमत थे शास्त्रों के बारे में भी, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो सहमत नहीं थे। और बाबा साहब ने उसमें सीधे ये कहा था कि जाति व्यवस्था को कमजोर करने का, तोड़ने का काम केवल एक ही तरीके से हो सकता है कि अगर अंतर जाति विवाह करने के लिए युवक युवतियों को खुली छूट दी जाए। वो मेरिट के आधार पर अपने जीवन साथी का चयन करें, लेकिन उसके लिए उन्हें धर्म शास्त्रों के बंधनों से उनके मन मस्तिष्क को आजाद करना होगा। जब तक धर्म शास्त्र के बंधन उनके मस्तिष्क में रहेंगे, धर्म शास्त्र उनके दिमाग को जकड़े रहेगा, वो कभी भी शादी ब्याह जो है जाति के बाहर नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि धर्म अगर युवक युवतियों के मस्तिष्क को धर्म शास्त्र के बंधनों से मुक्त करना है, तो इन धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। तो ये कुछ शब्द थे जो उस समय लोगों को चुभ गए थे, लाहौर जात पात तोड़क मंडल वालों को, इसके वजह से हो गया था। लेकिन अगर हम देखा जाए तो बाबा साहब की जो ये डर था, या उनकी एक तरीके से उनका अनुमान था, और वो अध्ययन के आधार पे उनका जो निष्कर्ष था कि जब तक धार्मिक धर्मशास्त्रों के बंधन रहेंगे, कोई भी व्यक्ति जो है जाति के बाहर शादी नहीं करेगा। वो आज भी एक सच्चाई है। कोई भी 5 लाख क्या, कोई 25 लाख भी दे, 50 लाख भी रख के, कोई जात के बाहर शादी नहीं करता है। केवल अपवाद जो मिलते हैं, अक्सर लोग कह देते हैं कि हमने भी करी शादी, वो जो भी शादी होती है वो प्रेम विवाह होते हैं। प्रेम विवाह पर जरूर आदमी शादी कर लेता है,
जैसे कि अभी, लेकिन आप देखिए जब प्रेम विवाह पर शादी होती है तो कितने उनको पंचायत जो है उनका हत्या करवा देती है, और किस तरीके केस बहुत सारे आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, जब उन्होंने परिवार की इज्जत के नाम पर लड़का लड़की दोनों की हत्या कर दी। अभी कुछ दिन पहले का एक केस है बरेली का, जिसमें कि एक भाजपा की विधायक है, उनकी लड़की ने एक एससी लड़के से शादी करी। वो लड़का देखने में सुंदर, सब कुछ हर तरीके हंसपुस, उनके घर पे आता जाता था, उसकी शादी हो गई। उसको, लड़की को जो है अपने वीडियो जारी करना पड़ा कि मेरे और मेरे पति की जान खतरे में है, हमें सुरक्षा दी जाए। तो आप हम सोच सकते हैं कि एक तरफ ये गवर्नमेंट जो भाई केंद्र में भी गवर्नमेंट भाजपा की है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की, एक तरफ ये सरकारें कहती हैं अंतरजातीय विवाह के को प्रमोट करने के लिए उनको इनाम भी घोषित करती हैं कि हम 50,000 से 5 लाख देंगे, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है। और इसलिए उन्हें मालूम है कि एक नाटक कर दो कुछ पुरस्कार राशि रखने की, और होना तो कुछ नहीं है। जब तक धार्मिक बंधन है तब तक हमारी जाति व्यवस्था ऐसे बनी रहेगी। और धर्म, आप वैसे भी देखते हैं जो धर्म की जो है, धर्म ने हमेशा अंतरजातीय विवाहों पर रोक लगाई है, क्योंकि आप गीता में भी देखें तो बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें कि अंतरजातीय विवाह का उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने एक तरीके से कहा है कि जब औरतें दूसरी जातियों में दूसरे वर्ण के साथ करती हैं, उन्होंने वर्ण संकर शब्द बोला है कि जब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में करती हैं, वहां जाति का बात नहीं आई है, वहां वर्ण की बात आई है कि एक वर्ण से दूसरे में करती हैं तो वर्ण संकर पैदा होते हैं, और वर्ण संकर किस तरीके से समाज को दूषित करते हैं, ये सारी चीजों के उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। यही बाबा साहब ने कहा था कि जब तक धर्म शास्त्रों की मान्यताओं से हम अपने युवक युवतियों के मनोमस्तिष्क को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक जो है अंतरजातीय विवाह सफल नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे, एक जैसे अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, कुछ पहले एक बहुजन संवाद पर भी मुझे बुलाया गया था, तो वहां पर जो संचालिका है वो खुद कहने लगी कि नहीं, मैंने भी अंतरजातीय विवाह किया। तो मैंने उनसे बोला कि ये जो है, ये इस तरह के शादी तो प्रेम विवाह बहुत सारे होते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं तो ऐसे भी जानता हूँ जहाँ की ब्राह्मण लड़की है, एससी लड़का है, या आपने तो शादी ओबीसी में आपस में कर ली, लेकिन या ब्राह्मण या बनिया ने कर ली। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि दलित है और ओबीसी है या ब्राह्मण है, वो भी मैंने देखी है, लेकिन वहां भी कितनी परेशानियां होती हैं, किस तरह की होती हैं, मैंने देखी है। मैं अभी सर्विस में जब था तो मुझे ध्यान है कि एक मेरे साथ एक असिस्टेंट कमिश्नर लड़की थी, वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर थी। वो जो थी वो ओबीसी समाज की थी, और उसका हस्बैंड जो था वो आईपीएस था, वो जाट समाज का था। आप सोचिए कि एक जाट है और एक ओबीसी है, शायद कुर्मी समाज की थी वो लड़की। वहां पर शादी उन्होंने कोर्ट मैरिज में कर ली थी, लेकिन वो अपने गांव नहीं जा पा रहे थे कि, और उनके पंचायत ने उनको बहिष्कार करने का निर्णय दे दिया था। बहुत मुश्किल में जाके वहां पर समझाया गया, चूंकि बड़ी पोस्ट पर थे और हम लोग भी साथ में उनके साथ जुट गए, तो वहां के जाट समाज के बहुत सारे एडवोकेट हमारे मित्र थे, उनको बुलाया, तो बीच बात करके उनको मामला शांत कराया। और चूंकि दोनों लोग भी क्लास 1 सर्विस में थे, तो गांव जाना आना जाना कम रहता था। लेकिन ये सारी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि आज भी समाज उन्हीं धर्मशास्त्रों के या धर्मशास्त्रों के आधार पर जो परंपराएं बनी हुई हैं, उनसे मुक्त होने को तैयार नहीं है। और जब तक उनसे मुक्ति नहीं मिलती है, धर्मशास्त्रों से मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक अंतरजातीय विवाह का जो सपना है, जो साहू महाराज ने देखा था या बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, वो सार्थक नहीं हो पाएगा। जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जैसे एक समस्या ऑनर किलिंग की है, जैसे प्रेम हो जाता है दो विभिन्न जातियों के बीच में, दो विभिन्न धर्मों के बीच में, अंतर धार्मिक तो बहुत बड़ी चीज है, तो उसको ऑनर किलिंग के नाम पर लड़के लड़कियों की हत्या होते हुए अखबारों में आपने देखा, पुलिस स्टेशन में केस दर्ज भी, आपने एक घटना का जिक्र भी किया और कहीं ऐसा हुआ भी है। लेकिन आज के इस संदर्भ में एक समझ में आई, जैसे अभी मैं पंचायत चुनाव का विश्लेषण कर रहा था, पंचायत चुनाव में देखा कि जो शेड्यूल कास्ट की जो रिजर्व सीट थी, और उनमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे निकल करके आए, खासकर महिला सीट थी जहां पर, उस महिला शेड्यूल कास्ट की थी और पुरुष जो है या तो किसी ओबीसी का था या किसी मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का था। तो उस शेड्यूल कास्ट की औरत ने वहां पर पर्चा दाखिला किया और उसे जीत भी हासिल हुई, है ना। तो इस तरह से जो है उसका उपयोग इस तरह से किया गया। आमतौर पर अंतरजातीय विवाह उनके लिए फायदे की चीज रही, लेकिन कभी जब उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया होगा तो उनके समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। मेरी अपनी जानकारी है कम से कम 10 मकान ऐसे बने हैं
10 सीटों पर प्रधान ऐसे बने जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, जिनकी पत्नी शेड्यूल कास्ट की हैं और वो ओबीसी के हैं, और या कुछ 1-2 शर्मा ब्राह्मण भी हैं और 1-2 मतलब जाट भी हैं, कुछ ऐसे लोग मिले, जाट भी ओबीसी में ही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कई जगह जो कई ठाकुर हैं, वो मिले हैं जिनकी पत्नी शेड्यूल कास्ट की थी, उन्होंने पर्चा दाखिला किया, वो जीत गए। मतलब वहां तो उन्होंने एक लाभ का रास्ता दिखाया, क्योंकि ये बात अंतर जाति में केवल शेड्यूल कास्ट वर्सेस सवर्ण अवर्ण की बात नहीं है। बात यह कि एक जाति की लड़की दूसरी जाति के लड़के से कैसे शादी हुई, अंतर जातीय विवाह के बीच में आता है। लेकिन पंचायत चुनाव में इसका उपयोग होता दिखाई दिया। जब उन्होंने शादी की थी, गांव की तमाम पंचायत हुई और पंचायतों में उनको जो है तमाम तरह की बंदी से लगाया गया। लेकिन जब चुनाव का समय आया, उन्होंने उसका उपयोग किया, उपयोग कर जीत करके आप जिला पंचायत में भी वो प्रधान बने हैं और जिला पंचायत सदस्य भी बने हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति आई, ये एक तरह से जो है उनके लिए तो फायदे की चीज रही। लेकिन जो जहन से जो निकलने वाला था, जिसकी चर्चा हम सब लोग आज कर रहे हैं, जब ये इतने 100 साल पुराने समय के कानून को देखते हैं, क्योंकि इनाम लेकर के कोई शादी नहीं करता, लेकिन इस इनाम से शादी किया लोगों ने। पटेल जी, मैं आज आपके बीच में भी आता हूँ इस चीज के लिए, और रिलेवेंस इस पर कुछ बताइए थोड़ा सा। जी जी सर, बिल्कुल जैसे सर कठेरिया सर ने कहा कि जो है कितनी भी हायर एजुकेशन हो जाए, हमारा समाज कितना भी जागरूक होता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी धर्मांधता इतना ज्यादा हावी है कि अंतर जातीय विवाह का नाम लेते ही जो पारिवारिक जन है सबसे पहले वो साथ छोड़ देते हैं और अंतर जातीय विवाह को इतना गलत जो है तरह से पेश किया जाता है। और जबकि इसका जो वैज्ञानिक जो है क्या कहते हैं तथ्य है, वो बहुत ही रिजल्ट है, वो अच्छा होता है। अगर अंतर जातीय विवाह लोग करते हैं, ये 2 यंगस्टर करते हैं, तो बच्चा जो आगे जो जन्म लेगा वो जो है उसकी विवेक बुद्धि जो है बहुत अच्छी होगी। उसका जो है क्या कहते हैं जो एक्टिविटी आगे होगी वो ज्यादा मतलब समृद्ध होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जातीय व्यवस्था से पहले जरूरी है कि धर्मांधता बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको पहले खत्म किया जाए। और कहीं ना कहीं छत्रपति साहू जी महाराज इसको जानते थे, या हमारे जो इसके जो महापुरुष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भी सभी लोग इसको जानते थे। तो इसमें केवल जो है धर्मांधता को ही नहीं, बल्कि जो है जो जातिवाद, छुआछूत और ऊंच नीच या जो है और भी जो बुराइयां थी, वो सब जो है कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन है। और भी समाज में उस समय जो बुराइयां थी, जैसे बाल विवाह था, देवदासी प्रथा था, महिलाओं की प्रताड़ना थी, बहु विवाह था, पर्दा प्रथा था, ये सारी जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं धर्मांधता की ही शिकार थी। बाल विवाह को आप लेके देख लिए, देवदासी प्रथा जो थी वो भी एक प्रथा ऐसी थी जिसमें छोटी बच्ची को जो है मंदिरों में छोड़ आया जाता था, वहां उसका शारीरिक शोषण होता था, उससे जो बच्चे पैदा होते उसको समाज जो है स्वीकार नहीं करता था। वो भी एक धर्मांधता का जो है जीता जागता सबसे बड़ा नमूना था। महिलाओं की प्रताड़ना उस समय जो है बहुत जबरदस्त थी। कुत्ते और महिलाओं और शूद्रों में जो है कोई अंतर नहीं था। आप एक जो है कुत्ते को जो है अपने गोद में ले सकते हैं, आपके रसोई में घूम सकता है, आपके घर में घूम सकता है, आपका घर पवित्र नहीं होगा। लेकिन अगर एक अछूत आपसे छू जाता था तो जो है आपका पूरा जो है धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ये इस तरह की मानसिकता उस समय थी। तो इस तरह की मानसिकता से जो है उस समय छत्रपति साहू जी महाराज जो है लड़ रहे थे। और जो है जो जाति व्यवस्था थी उसको खत्म करने का जो उन्होंने सबसे मूल मंत्र जो अपनाया था उस समय, अंतरजातीय व्यवस्था, अंतरजातीय शादी की व्यवस्था को ही उन्होंने सबसे ज्यादा माना था और ये सफल भी काफी रहा। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने यंगस्टर जो 2 यंगस्टर अंतरजातीय शादी करते थे, ब्याह करते थे, उनको जो है इनाम देते थे, उनको जो है कुछ न कुछ पुरस्कार दिया जाता था, उनको बढ़ावा दिया जाता था। तो कहने का मतलब यही है कि जो है जातीय व्यवस्था जो है धर्मांधता का ही एक अगर अंग मान लिया जाए, क्योंकि 4730 जातियों में आई थिंक जो है, या 4730 जातियों में हम मुझे जहां तक आइडिया थोड़ा सा श्योर नहीं है। हाँ 6000
हाँ, 6,730 जातियों में बांटा गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है यही है कि जितना बटे रहेंगे, जितना आप जो है एक दूसरे से बिखरे रहेंगे, फूट डालो राजनीति करने की जो राजनीति जो नियम था वो सबसे पहले आर्यों ने ही लाया था। वो सब उसका मेन मकसद यही था कि कैसे समाज को बांटा रखा जाए, बुराइयों में कुरीतियों में जकड़ा रखा जाए और उनको पूर्व जन्म और आगे आने वाले जन्म से ले के बीच जो है उसके कि आप जो है उसका फल भुगत रहे हैं या ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चल करके आपका जीवन ऐसा हो जाएगा, इस जीव योनि में जन्म लेंगे, इसका डर दिखा करके उनको जो है उनकी जो विरोध करने की क्षमता थी उसको दबाए रखते थे। तो कहने का मतलब यही है कि जाति व्यवस्था को खत्म करने का आज भी मैं मानता हूं कि धर्मांता को अगर खत्म कर दिया जाए तो अंतरजातीय व्यवस्था सबसे कारगर हथियार है। और इसके गवर्नमेंट जो भी मेजर्स ले रही है लेकिन कहीं कोई जो है इस पे आज भी ध्यान नहीं देता। आज भी जो है सभी पढ़ लिख करके भी अपनी ही जाति में शादी करते हैं। तो कुल मिलाकर के धर्मांता को सबसे पहले मेरी समझ से टारगेट करना चाहिए आज की डेट में। और धर्मांतता को टारगेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जैसे कि बाबा छत्रपति साहू जी महाराज जो है पुरोहित जो है मराठा पुरोहित ब्राह्मण पुरोहित की जगह मराठा पुरोहित का उपयोग करना शुरू किया। तो उस कार्य को खुद अगर हम अपना लें, पुरोहित का कार्य ऐसे खुद अपना लें, फिर उसमें हम तब्दीली कर सकते हैं कि हमको कैसे कराना है कैसे नहीं कराना है। उसकी विधियों को उसको जो है हम जो है हावी होकर के उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हमारे लोग जो है पूजा पद्धति है इन सब चीजों अगर नहीं समाज हमारा उससे हट पा रहा है, उसको जकड़े हुए है, उसको लेके ही चल रहा है, तो हम क्यों ना जो है उसी पूजा पद्धति हमारे लोग ही कराने लगे लेकिन फिर उसके बाद जो है उसमें हम तब्दीली कर लें। तो मुझे लगता है कि इसके थ्रू जो है हम जाति व्यवस्था को भी तोड़ सकते हैं, धर्मांधता को भी तोड़ सकते हैं। जी जी पटेल जी थैंक यू डॉक्टर जी। जैसे हमारे आज के जो हिंदू कोड बिल जब से लागू हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ, तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। तो उसमें वो कर्मकांड सब नहीं रखे थे। लड़का लड़की जाते हैं रजिस्ट्रार के यहाँ और एक फार्म भरते हैं, फार्म भर के दोनों उपस्थित होते हैं, एक शपथ लेते हैं तो शादी हो जाती है। तो कोई ज्यादा जटिल समस्या वो नहीं है। लेकिन यहाँ तक की बात है कि जैसे एक डर लोगों के बीच में है, जैसे भाई जो है 7 जन्मों तक पत्नी साथ में रहती है, ये इस तरह का जो है कि 7 जन्मों तक वो रहती है साथ में, 7 जन्मों के बाहर वो खत्म होती, 7 जन्मों का संबंध है। तो इस तरह के जो है ना ये कारण है, जबकि रजिस्ट्रेशन जब होता है तो वहां तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी कहा जाता है ये तुम्हारी किस्मत में लिखी थी, तुम्हारे जन्म का कई जन्मों का साथ जो है लेके गई है। तो इस तरह की भावनाएं जो है उसमें थी, क्योंकि ये यहाँ पर रिलेवेंस जो सामाजिक एक मानसिकता एक बदलने की चीज थी, जो वो आज का होमवर्क नहीं हो पाया। आप दोनों लोगों ने इस बात पे इंगित किया कि जो रुपया पैसा इनाम दे करके कोई क्यों जो है करेगा, लेकिन ये भीतर से जो आने वाली व्यवस्था थी, लोग कहेंगे कि भाई आप लोग तीनों लोग जो है बोल रहे हैं क्या आप लोगों ने भी अंतरजातीय विवाह किया? तो ऐसा नहीं अंतरजातीय विवाह किया, हम लोगों ने तो किया है। तो ये नहीं है कि क्योंकि ओबीसी के बीच में, और क्योंकि जातियां जो हैं वो एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था है, और सीढ़ी नुमा व्यवस्था में उस जाति से ऊपर भी एक जाति, उस जाति से एक नीचे भी एक जाति, जहाँ आदमी डंडा में खड़ा उसका सोशल कॉन्टेक्ट उसके साथ नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो था कि वर्ण में सभी लोगों का था संपर्क, मतलब जैसे आज ब्राह्मण वर्ण और जाति दोनों हैं, क्षत्रिय वर्ण और जाति दोनों के दोनों हैं, और वैश्य वर्ण और जाति दोनों के दोनों हैं। लेकिन शूद्र ना शूद्र जाति है ना शूद्र वर्ण है, बल्कि 6,000 जातियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, समूह है। इस समूह में जो है कौन कहाँ जाएगा, किस तरह से जाएगा, ये सब जो है वो एक तरह से, वो तो एक तरह से ही हो गया। सब जातियां शूद्र वर्ण की जाति है, सादे वर्ण के अंदर अंतर्वर्ण के आदमी, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिस डंडे पर खड़ा हुआ है वो भी अपनी ऐठन में है, क्योंकि हमारी जाति सबसे ऊंची है और हमारी जाति की लड़की उस जाति की लड़की से कैसे शादी कर लगी, तो वहां भी कौन खड़ा हुआ, मतलब तमाम तरह का ये आया। तो आज का रिलेवेंट हो जाता है यदि जागरूकता ले, यदि हम अपने लोक राजाओं से भी अगर शिक्षा ले, प्रेरणा लें, तो हम जो है उनके बताए रास्ते पर चलकर आज समाज में से इस गंदगी भरी सामाजिक व्यवस्था का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन यदि इसमें एक इच्छा शक्ति हम लोग अपनाएं तो। जी कठेरे साहब, आज मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि जो है पढ़े लिखे नव युवकों के लिए एक संदेश आपके मन से मैं चाहता हूँ कि आज एक संदेश दिया जाए कि जिससे कि जो है लोगों का रुझान इस सड़ी गली समाज व्यवस्था के खिलाफ बगावत करने का निकल करके आए। क्योंकि बात जातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह की नहीं, जिस तरह से आदमी जकड़ा हुआ है, जकड़ता जाए, जो एमए है, पीएचडी है और पढ़ा लिखा है और एलएलबी है, बीटेक है, इंजीनियरिंग है, एमसीए, बीसीए है, और उसी के साथ साथ वो फार्मा मेडिकल साइंस एमबीबीएस भी है,
उसके बावजूद भी अखबार में विज्ञापन सजातीय गोरी चिट्ठी और उसके अलावा जो है कन्या के उसी वर्ण के अंदर जो है विज्ञापन भरे रहते हैं। आज भी अमर उजाला, दैनिक जागरण उठा कर देखें वही बात है। लेकिन एक पढ़े लिखे युवकों की सोच को किस तरह से बदला जाए, इस पर इंगित करते हुए अपनी बात जी सर। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जब आरक्षण के विरोध में जब बात आती है तो सब लोग मेरिट की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हीं आरक्षण विरोध करने वालों से कहा जाता है कि जाति की जब शादी कर रहे हैं तब भी आप जात के बजाय मेरिट पर अपना जीवन साथी ढूंढिए, तब वो सारे विरोध करने वाले युवक युवती जो होते हैं, लड़के लड़कियां, वो तुरंत कहते नहीं नहीं शादी की बात अलग है। तो ये वाकई आप सही कर रहे हैं, जब तक हमारा युवा वर्ग जो है इस चीज को नहीं समझेगा कि अगर आप चाहे आरक्षण अगर है तो इसीलिए है कि समाज में जाति है, और समाज में जाति है तो जाति आधारित भेदभाव है, और जाति आधारित भेदभाव है इसीलिए कुछ लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, और उनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए आरक्षण किया गया है एससी और ओबीसी का, दोनों का। तो इसलिए ये सारी समस्याएं हैं, उनका मूल कारण जाति है, और जाति को समाप्त करना है या उसको कमजोर करना है, या उसको इतना कमजोर करना है कि लोग जब भी कभी काम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो जाति के आधार पर ना करें, गुणों के आधार पर करें। तो उसके लिए युवा युवतियों को आना होगा, और उसके लिए सबसे जरूरी काम है कि जब वो शादी करें तो मेरिट के आधार पर अपने जीवन साथी का चयन करें। अगर उन्हें कोई आईएएस ऑफिसर चाहिए या कोई टीचर चाहिए, टीचर है, उसको चाहिए कि हमारा जीवन साथी भी टीचर हो, तो टीचर अगर उनको मिल रहा है, उनके साथ में 4 लोग हैं और उसको किसी भी जात का, अपनी जात के बजाय दूसरी जात का हर तरीके से उसके विचार उससे मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, तो उसे जाति से बाहर जाके उससे शादी करनी चाहिए, तभी जो है समाज सही दिशा में आगे जाएगा। और उसके लिए जरूरी है कि हम समाज में शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा का ज्यादा प्रचार करें। देखिए साहू महाराज ने भी शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रचार किया था। उन्होंने 500 से 1000 तक जहां जनसंख्या थी, हर गांव में उन्होंने स्कूल खुलवा दिए थे, जहां पर एससी ओबीसी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। तो आज इस स्कूलों कोई कमी नहीं है, स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षा, जो जिस शिक्षा को का महत्व समझकर हमारे महापुरुषों ने उस शिक्षा को समाज के बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया, वो शिक्षा क्यों जरूरी है, वो सामाजिक कारण जो है हमारे जो युवक युवती जो है उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमारी पीढ़ी में ध्यान गया है, हमारे लेकिन जो वर्तमान पीढ़ी है वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रही। विकास की दौड़ में जो चकाचौंध की जो दुनिया है, उसमें वो हमारे समाज के जो एससी ओबीसी के भी लड़के लड़कियां हैं, वो उसमें वो ज्यादा जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, उन्हें समाज से ज्यादा कोई मतलब नहीं। इसके लिए हम लोगों को समाज के प्रति उत्तरदायी, तो समाज का इतिहास उसके बारे में उनको बताना होगा, और क्योंकि ये लड़के लड़कियां हैं वही समाज को बदल सकते हैं। और वो जब अंतर जाति विवाह करेंगे, निश्चित रूप से जब जाति के बारे में जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसा कि पटेल साहब ने कहा, जब धार्मिक मान्यताएं वो कमजोर होंगी तो हमारे लड़के लड़कियां निश्चित रूप से अंतर जाति विवाह करेंगे। अपना जीवन साथी चुनते समय इस कम से कम जात के आधार पे नहीं सोचेंगे। और आज की जो पीढ़ी युवक है वो जब इस तरह के विचार मानने लगेगी, तो कम से कम उसके जब बच्चे होंगे तब तो वो और भी उदार होंगे इस संबंध में। तो मैं तो युवक युवतियों से यही कहूंगा कि जब कम अगर आपको नए समाज का निर्माण करना है तो कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर कि जीवन में ठान लीजिए कि आपको अंतरजातीय विवाह करना है, कम से कम कोशिश करिए। आप ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप जो है एकदम से जो है आप ओबीसी के हैं तो करिए, नीचे कर लिए, एससी के हैं तो ओबीसी करें। कम से कम एससी जातियां आपस में शादी करना शुरू करें, ओबीसी जातियां आपस में शादी करना शुरू करें। और देखिए तमाम उदाहरण मिलते हैं। एससी की लड़की अगर है वो एससी में दूसरी जातियों में चली जाती है तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आती है। और ठीक है, जातिवादी मानसिकता की वजह से वहां भी थोड़ी समस्या होती है, लेकिन जल्दी वहां घुल मिल जाती है। ओबीसी की यहाँ भी जाती है तो जल्दी घुल मिल जाती है, और थोड़ी परेशानी होती है जल्दी, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर लेती है। सवर्ण के यहाँ जाती है तो वहां ज्यादा परेशानियां आती हैं। वो बात दूसरी है, जैसा आपने बताया कि बहुत से लोग उसका फायदा भी मिला है।
तो लेकिन वहां परेशानियां आती हैं, परिवारों में परेशानियां आती हैं, और वही लोग, वो जोड़े जो होते हैं अक्सर परिवार से हटकर बाहर रहते हैं, तो उनको अपना जीवन यापन करने में और उस शादी को एडजस्ट करने में आराम हो जाती है। लेकिन परिवार में अपने गांव में जाते हैं तो ज्यादा परेशानी आती है। तो कम से कम ओबीसी को आपस में शादी करनी चाहिए, एससी जातियां आपस में शादी करें, और धीमे धीमे एससी ओबीसी आपस में शादी करने लगे, तब भी अगर हम समाज को परिवर्तित करने में एक निर्णायक प्रयास कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। और मैं एक चीज और जोड़ूंगा कि जो जैसे कि अभी कल योगी जी ने जनसंख्या नीति पर एक वो घोषणा करी है कि जो 2 बच्चे से होंगे या 2 बच्चे से कम होंगे, उनको नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में उनका रिजर्वेशन होगा, और जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है उनमें उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। 2 बच्चों से ज्यादा वालों को लोकल बॉडी, जो अभी जैसे पंचायत चुनाव, उनमें वो लोग बाहर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर समाज का निर्माण करना है तो हमें ये मांग करनी चाहिए कि अंतर जाति विवाह करने वालों को, आप देखिए कि आपने खुद ही बताया कि जो अंतर जाति विवाह करने वाले कुछ ऐसे भी थे जिनके हस्बैंड जो है ब्राह्मण है और पत्नी एससी थी, उन्होंने उसको प्रधान का चुनाव जितवा दिया। निश्चित रूप से वो लोग प्रेम विवाह किए थे, लेकिन हम ऐसे प्रोत्साहन के लिए नौकरियों में और लोकल बॉडी इलेक्शन में, यहाँ तक कि एमपी एमएलए के इलेक्शन में भी यदि इस तरह की शादियों वालों के लिए रिजर्वेशन हो जाए, तो मैं समझता हूँ उससे भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार तो इतनी जल्दी नहीं मानेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों को निश्चित रूप से सामाजिक आधार पे एससी ओबीसी संगठनों को, अपने युवक युवतियों को इसके लिए तैयार करना होगा। जी जी जी, थैंक यू। आपने बहुत ही तरह की जी, तो पटेल जी थोड़ा सा और इस पर जो है युवाओं के लिए कुछ जी सर, मैं हाँ जी सर, थैंक यू सर। मैं 3 बातें इसमें करना चाहूंगा। एक तो जैसे कि सर ने बताया, कठेरिया सर ने बताया कि जो है उच्च जातियों के लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे जाति पहले खत्म करने की बात करिए, फिर बाद आरक्षण आप खत्म कर दीजिए, आप इसकी बात करने लगेंगे तो आप उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसके आगे वो कुछ जो है क्या कहते हैं, बोलना पसंद नहीं करते हैं। भाई आरक्षण अगर है तो वो भेदभाव है, असमानता है, छुआछूत है, तिरस्कार है, और जो है क्या कहते हैं समाज के एक व्यक्ति को बिल्कुल सभी संसाधनों से, या कहिए सभी जो जहां होना चाहिए वो आज की डेट में वहां नहीं पहुंचा, इसीलिए दिया गया है। दूसरी बात मैं कहता हूं, जैसा कि सर ने कहा कि सामाजिक शिक्षा बहुत जरूरी है लोगों में एक चेतना लाने के लिए कि अंतर जातीय व्यवस्था जो है, अंतर जातीय जो हमारी जो व्यवस्था है उसको अपनाएं, और उससे जो है क्या कहते हैं, ना केवल हमारे समाज के लिए फायदेमंद है, या ना केवल देश के लिए फायदेमंद है, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत फायदा है इसका। तो सामाजिक एजुकेशन के साथ साथ में अगर वो जो है साइंटिफिक एजुकेशन उनको जो है शिक्षा दिया जाए, तो ये चीज जल्दी समझ में आ जाएगी कि आप अगर अंतर जातीय शादी करते हैं तो आप जो है वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक शिक्षा अगर आपके पास है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो है आप जो है सही रास्ते पे चल रहे हैं, और आपका बच्चा जो है आगे चल करके विद्वान होगा, उसकी जो तर्क शक्ति होगी, उसकी जो बुद्धि क्षमता होगी वो कहीं ज्यादा होगी। तो उनको अगर वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए, वैज्ञानिक रूप से उनको मजबूत किया जाए, मुझे लगता है कि अगर धर्मांधता को तोड़ना है तो वैज्ञानिक शिक्षा को सामाजिक शिक्षा के साथ साथ में चलना चाहिए। अगर हमारे लोग वैज्ञानिक रूप से जब सोचना शुरू कर दें, क्योंकि धर्मांधता क्यों नहीं जा रही, आप देखिए पग पग पर धर्मांधता है, हर मतलब क्षण अगर आप सोचेंगे तो आपको उठने से लेकर के मतलब सोने तक जो है कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ती है जो धर्म के अनुकूल हो लोगों के द्वारा, नहीं तो इतना डरा देते हैं घर से निकलने से लेकर के वापस आने तक कि आप डर के मारे वो सब करते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी, और जो है पूरब दिशा में आज के दिन नहीं निकलते, दक्षिण दिशा में कल नहीं निकलते हैं, सबका बटा हुआ है कि अगर निकलना है, फिर उसका तोड़ भी है, ब्राह्मणों से पूछिए सारा तोड़ भी है उसका। तो हर कदम पर जो है धर्मांधता है, चील कौओं से लेकर के पशुओं से लेकर के सबकी पूजा होती है।
आप देख लीजिए, चील की भी पूजा होती है, कहीं ना कहीं कौओं की भी पूजा होती है, सबकी होती है, लेकिन एक इंसान को बगल बैठने के लिए, बैठाने के लिए कह दिया तो अछूत हो जाता है, सारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। समानता मतलब इंसानों में नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कहिए वो इंसानियत स्थापित करिए, जाति व्यवस्था को खत्म करके मानव जाति व्यवस्था को लागू करिए, तो वहीं पे सबकी जो है प्राण सूख जाते हैं। तो मैं कटेरिया सर की बात से बिल्कुल 100% जो है सहमत हूं। और दूसरी एक बात और सर ने कही थी बहुत अच्छी, कि परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। अगर आज जितनी भी पीढ़ी है, हम कह रहे हैं चलो ठीक है, आपकी शादी हो गई, आपके परिवार के अनुसार शादी हो गई, आपने अरेंज मैरिज किया, कुर्मी कुर्मी में शादी किया, यादव यादव में शादी किए, हाँ, आप अगर आपकी शादी हो गई, लेकिन अगर आप प्रण ले लें कि हाँ हमारे बच्चों की शादी अंतरजातीय जो है होगी, जाति व्यवस्था को ध्वस्त करेगी, तो भी परिवर्तन आएगा। और धीरे धीरे जो परिवर्तन आता है वो टिकाऊ होता है। एकाएक जो परिवर्तन आता है वो कहीं ना कहीं उसमें वीकनेस रह जाती है, कहीं ना कहीं उसे हम गच्चा खा जाते हैं। तो परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल कटेरिया सर की बात एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा जो है हम एक छोटा सा एक वाकया सुनाया कि हमारा एक फ्रेंड है, मित्र है, वो जो है संयोगवश ओबीसी समाज का है, और वो जो है अच्छी जॉब भी करता है, और वो एक ठाकुर लड़की से शादी करना चाह रहा था। लड़की भी तैयार थी। जब उसने अपने घर पे बताया कि हाँ मैं ऐसे ऐसे एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आप जो है क्या कहते हैं मिल लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, तो उसके पिताजी जो है 2 दिन उससे बात नहीं किए, 3 दिन तक उससे बात नहीं किए। तो उसको मजबूर हो करके वो अंतरजातीय व्यवस्था जो है, अंतरजातीय शादी करने के बजाय फिर वो जो है शादी जो है अपनी ही जात में उसको करना पड़ा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो है सबसे पहले तो जो है घर वालों को ही तैयार होना पड़ेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उन्होंने इसके बाद भी, जिनकी लड़कियों ने अंतरजातीय शादी कर ली, उनके घर वाले अपने बच्चों से मिलते नहीं हैं, उन लड़कियों से बात तक नहीं करते, उनके माँ बाप भी बात नहीं करते हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से अंतरजातीय शादी कर ली। तो ये बुराई समाज में इस तरह व्याप्त है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं सर, और वो जो जड़ें हैं, जो गहरी जड़ें हैं, उसको जो खाद पांस दे रही है वो धर्मांधता है। और धर्मांधता इसलिए है क्योंकि उनको वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है। उनको लगता है कि हम दूसरी जाति में शादी कर देंगे तो हमारी बहुत बड़ी इज्जत का जो है फलूदा हो जाएगा। और वो कौन सी इज्जत है मेरे समझ में ही नहीं आता, आज तक नहीं समझ में आया। उससे क्या बड़ा नुकसान हो जाएगा, कौन से तारे टूट पड़ेंगे। तो बस मेरा यही कहना है कि सबसे पहले सामाजिक शिक्षा के साथ साथ जो है साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, अपने लोगों को साइंटिफिकली सोचने का जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद हम धर्मांतता पे जो है उसको खत्म कर पाएंगे, फिर हम अंतरजातीय शादी व्यवस्था को लागू कर पाएंगे, और एक ही जाति रहे, मानव जाति रहे, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। ओवर टू यू डॉक्टर जितेंद्र सर। जी 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 जी। मैं, क्योंकि डिस्कशन इस तरह का है, क्योंकि हम आज बात इसलिए कर रहे हैं कि आज से 1913 और 2013 के बीच में 100 साल का अंतर है, और 1913 और 2013 100 साल हो गए, और अब 21 है, 2021 है। 100 साल से ऊपर की व्यवस्था। पहले हमारे जो लोक राजा थे कितने एडवांस थे इस बात को देखने के लिए, और इस तरह से जो है उन्होंने प्रयास किया था उसी समय से, क्योंकि ये वो गंदगी की व्यवस्था को समझते थे। और लेकिन समाज का सहयोग, और सरकार ने भी अपना सहयोग किया। आज मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कई तरीके से प्रोत्साहन की बात चर्चा कटेरिया साहब ने की, कर रही है, लेकिन उसके लिए हम लोगों का प्रयास उतना नहीं है। फिर भी हम इतना जरूर कहेंगे कि जो भी लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे नवयुवक है, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, और उसमें इनाम भले ही ना हो, लेकिन कम से कम उसका हो कि मेरा प्रोफेशन है टीचिंग है, तो टीचिंग में हमें अपने योग्य से लड़की जहाँ कहीं मिले, अगर ऑफर मिलता हो तो उसको कर लेना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब जैसे अभी आपने चर्चा किया कि जो परिवार वाले जो दबाव डालते हैं, निश्चित रूप से परिवार वाले भी दबाव डालते हैं, बातचीत नहीं करते, ये व्यवहारिक बात देखी गई है। यही ऑनर किलिंग के मामले भी होते हैं, उनको आने नहीं दिया जाता, चले जाते। ये बात घटनाएं सत्य आधारित है। कठेरिया साहब जो है, आज की डिबेट का मैं कंक्लूजन आपसे चाहूँगा, क्योंकि समय की एक सीमा है, हमारा समय भी होने वाला है। जी सर, आज का एक कंक्लूजन संदेश बहुत कम शब्दों में
जी सर। अ, आज जो जिस विषय पर ये चर्चा रखी गई बहुत सार्थक चर्चा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे महापुरुष साहू महाराज ने आज से 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया, एक तरीके 107 साल पहले, 108 साल पहले जिस कार्य की शुरुआत करी थी, समाज को एक संदेश दिया था कि अगर जाति भेद को समाप्त करना है तो जाति को समाप्त करना होगा, और जाति को समाप्त करना है या जाति को कमजोर करना है तो अंतर जाति विवाह को बढ़ावा देना होगा। तो आज यदि हम साहू महाराज के बताए हुए रास्ते पर, और साहू महाराज की बात को आगे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बढ़ाया था, तो उस बात को हमें आगे बढ़ाना है, तो हमें निश्चित रूप से उन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे आगे चलना होगा। और कम से कम हम अपने बच्चों को तो ये कह सकें कि जब तुम अपने लड़का लड़की देखते हो तो जात के बजाय उसके गुणों के आधार पर अपने जीवन साथी का चयन करो। और हम लोग भी जब उनको ये ऐसा माहौल दें कि वो खुद ये सोचें कि हमें जात के बजाय केवल लड़की के गुणों के आधार पर अपने जीवन साथी का चयन करना है। माँ बाप की ओर से कोई ऐसा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आजकल जितनी भी समस्या आ रही है वो माँ बाप की तरफ से ज्यादा आ रही है। लड़का लड़की जो होते हैं जब शादी करते हैं तो वो समाज को तो का सामना करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप की नाराजगी जो है वो अक्सर उनको जो है उसका सामना करने को तैयार नहीं हो पाते हैं, और उसके वजह से वो उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ता है, अपनी जात में शादी करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि यदि हम अपने युवक युवतियों को, अपने बच्चों को इस तरह का माहौल दें कि हमारी ओर से कोई समस्या नहीं होगी, और उनको उनकी सोच को इस लायक बना दें कि जब वो अपने जीवन साथी का चयन करें तो वो गुणों के आधार पे अपने जीवन साथी को चुने, और उसके लिए भले ही उनको जाति के बाहर जाना पड़े, तो निश्चित रूप से एक समृद्ध समाज बनेगा। जैसा कि पटेल जी ने भी बोला कि सामाजिक शिक्षा के साथ वैज्ञानिक शिक्षा भी देनी होगी। जैसे कि कहते हैं ना कि जब घोड़े या कोई भी आप देखिए क्रॉस ब्रीड होती है तो ज्यादा मजबूत होती है, तो इसी प्रकार से एक जात से दूसरे जाति में शादी होगी तो वो ज्यादा मेधावी बच्चा पैदा होगा, दिमाग से भी मजबूत होगा, शरीर से भी ज्यादा मजबूत होगा। इन चीजों की बच्चों को समझाने की जरूरत है, और मैं सारे युवक युवतियों से यही अपील करता हूं कि इन सारी बातों पर ध्यान दें, और मजबूत समाज बनाने के लिए, जाति विहीन समाज का निर्माण करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, साहू महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर अंतरजातीय विवाह का समर्थन करें, खुद भी फॉलो करें, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से भी उसको अनुसरण करने पर उनको जो है प्रोत्साहन दे। जी जी जय सिंह बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही अच्छा ये सुझाव दिया कि बच्चों को भी मतलब मानसिक रूप से मजबूत और सशक्त होने की आवश्यकता है। साथियों, यो हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये दबे कुचले वंचित समाज के लिए हमारा AIBC टीवी ऐसे विषय पर लेकर के चर्चा करता है, क्योंकि हमें जो समाज में जो गंदगी है, जो बुराइयां हैं, उनको समाप्त करने के लिए यदि हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग आगे नहीं आएंगे तो और कोई आने वाला नहीं है। ये समस्या हमारे समाज की है, तो जब हमारे समाज की समस्या है तो इसे हमें स्वयं ही खत्म करना होगा और स्वयं ही पहल करनी होगी। कोई मसीहा आकर के हमारे समाज में से गंदगी, सड़ी गली व्यवस्था को दूर करने वाला नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि जब जब हानि होती है तो वो आता है, हमने कभी उसको देखा नहीं, ना तो आया ना कभी आने वाला है। तो लेकिन हमें अब इस चीज का ज्ञान है कि ये गंदगी वाली चीज है, ये इसमें अपमान है घोर। तो जब हमें पता है तो हमें इस व्यवस्था को बदलने के लिए अपने आप को ही आगे आना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आए हैं, आप लोग आए हैं, आप इसका हिस्सा बने। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसके शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि उसको देखते रहिए, और साथ ही साथ हमें आप सुझाव भी देंगे कि किस तरीके से जो है हम इसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो साधन उपलब्ध हैं, हम अपने समय में से थोड़ा समय निकाल करके आप लोगों के बीच में कोई ना कोई विषय लेकर के आते हैं। ये जो है हम आपके ही प्रोत्साहन पर चलते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ जो है हमें सुझाव भी दें। और आप दोनों विद्वान साथियों ने आकर के इस चैनल पर जो है हमें मार्गदर्शन दिया, हमारा जो सम्मान किया, हमारा हमें मान बढ़ाया। साथ ही साथ एक सारगर्भित संक्षिप्त शब्द में जो है आपने जो है अंतरजातीय विवाह, उसकी समस्याएं, कारण और निवारणों पर जो आपने बेहतर डिस्कशन किया कठेरा साहब और पटेल जी। मैं आप दोनों महानुभाव का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, साथ ही साथ आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आप लोग अनुभवी है, और इन्हीं के साथ आज का ये कार्यक्रम
यहीं पर समाप्त होता है। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम।